Hello students, so far we have discussed Biot-Savart law and its derivation, and the chapter name is moving charges and magnetism. So today's video we are going to discuss about application of Biot-Savart law and Ampere's circuital law, that is Ampere's right hand thumb rule, and how Ampere's circuital law can be derived using Biot-Savart law. So let's start with Ampere's law. What does Ampere's law say? When a straight conductor carrying current is held in the right hand such that the thumb is pointing along the direction of current, then the direction in which fingers curl round it gives the direction of magnetic lines of force. It means ये तो क्लास 10th की चीज़ हो गई ना कि अगर हम लोग अपने राइट हैंड में किसी कंडक्टर करंट कंडक्टर को होल्ड इस तरह से करें कि अंगूठा जो है वो करंट के डायरेक्शन को बताए, तो जो कर्ल यानी फोल्डेड फिंगर्स हैं, मुड़ी हुए फिंगर, वो किसके डायरेक्शन को बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, जो कि सर्कुलर होगी, है ना, जो कि कैसी होगी? सर्कुलर होगी वायर के अराउंड। तो कि उसके किसी पॉइंट पे वो जो सर्कल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ना। जैसे किसी पॉइंट पे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, magnitude of magnetic field, how much magnetic field will be at any point, है ना। तो डायरेक्शन तो बता दिया कि राइट हैंड थंब रूल ने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और वो फिंगर के हिसाब से पता चल जाता है। लेकिन कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमें क्या बताता है? एम्पियर्स लॉ, या कह सकते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसका स्टेटमेंट अभी यहाँ पे हम बता देते हैं कि कितना होगा, लेकिन इस स्टेटमेंट का डेरिवेशन जो है हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ से करते हैं। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये है एम्पियर्स लॉ के स्टेटमेंट। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? करंट के। अब ये स्टेटमेंट तो हो गया मैथमेटिकली एम्पियर्स लॉ का, ये स्टेटमेंट कैसे आया और इसमें डी एल क्या है ना। आई तो पता चल रहा है करंट, इसमें डी एल जो है वो कौन सी लेंथ है। ये सब चीज़ें हम लोग अभी डेरिवेशन जब करेंगे तो बता देंगे कि डी एल एग्जैक्टली इसमें किस लेंथ को कहा जा रहा है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ का पहला पॉइंट है। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट कोई वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो कि एल लेंथ का एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ क्या है? कैपिटल एल। स्मॉल एल भी ले सकते हो, फिलहाल में यहाँ पे कैपिटल एल, बुक में जनरली स्मॉल एल होता है, ठीक है। तो एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ एल है। वायर के मिड पॉइंट से एक डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से बता देंगे, क्योंकि करंट ऊपर फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आप बोर्ड के अंदर जाती हो ना, कर्व फिंगर के हिसाब से देखा जाएगा तो सर्कुलर होगी। तो बोर्ड की वो डायरेक्शन तो पता चल रहा है, राइट हैंड थंब रूल से पता चल जाएगी बोर्ड के अंदर जा रही होगी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये चीज़ हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ से पता करते हैं। अब ये जो पॉइंट पी है ये कितनी डिस्टेंस पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ना, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे है। मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? डी। और उस पॉइंट पी को अगर वायर के एंड पॉइंट से मिलाएं, उस पॉइंट पी को वायर के दोनों एंड पॉइंट से मिला दें, तो एक तरफ एंगल बनेगा अल्फ़ा और एक तरफ एंगल बन रहा है मान लो बीटा। ओके, और अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा का मतलब कि मिड पॉइंट यानी जो डी वाली लाइन है, डी वाली लाइन से एंड पॉइंट्स को मिलाया जाए पी को, तो जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है। और इसी तरह से मिड वाली लाइन से और पी से नीचे वाले एंड पॉइंट को मिलाया जाए तो वो पॉइंट है बीटा, ठीक है। तो यानी कि पूरा एंगल ऊपर अल्फ़ा और नीचे टोटल एंगल कितना है? बीटा, मिड पॉइंट से अगर कंसीडर किया जाए, वो डायग्राम में देख लो। अब हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, डी वाई। दिख रहा है डी वाई की है, हाँ, ये जो डी वाई एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, वो आर डिस्टेंस पे है। पी से कितने डिस्टेंस पे है? आर। वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट डी वाई कंसीडर किया जो कि पी से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो वायर के साथ वो एंगल कितना है? थीटा। और इसकी मिड पॉइंट से दूरी कितनी है? वाई। उस एलिमेंट डी वाई की डिस्टेंस मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर है? वाई डिस्टेंस पे। डायग्राम में देखो, अब देखो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ क्या है? द मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी वाई
is given by dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो बायो-सेवर्ट लॉ है ना। बायो-सेवर्ट लॉ में हम लोग डी वाई की जगह डी एल लिखते थे, वो छोटा एलिमेंट डी वाई जो लिया है इसमें छोटा सा एलिमेंट, उसको हम लोग क्या लेते थे, डी एल लेते थे। तो यहाँ पे डी वाई है ना, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, पी से आर। तो बायो-सेवर्ट लॉ में इसको फिट कर दिया, बस डी एल की जगह डी वाई हमने लिया है, क्योंकि अब वो वाई डिस्टेंस पे एक पॉइंट डी वाई कंसिडर किया। ठीक है, अब द मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द इंटायर कंडक्टर, वो कितना होगा, ये जो डी बी है उसको इंटीग्रेट कर दो, ऊपर जो बायो-सेवर्ट लॉ में डी बी लिखा हुआ उसको इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल बी निकल आएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, वो जो छोटा एलिमेंट था उसको पूरा मतलब कंप्लीट कर दो पूरे वायर के लिए, तो इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है। तो इंटीग्रेट कर दिया डी बी को, तो क्या बन गया, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, और डी बी की वैल्यू पुट कर दो, डी बी क्या वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कांस्टेंट तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी वाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो tan फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन डी होगा, है ना। डायग्राम देखो, यहाँ पे फाई क्या है, P से डी वाई को मिलाने वाली जो लाइन है यानी कि R, P से डी वाई एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन क्या है, R है, और P से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वो D है। तो D और R के बीच का एंगल कितना है, फाई। तो एक ट्राइंगल में tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या हो गया, d, तो tan फाई हो गया y अपॉन d, तो y इज इक्वल टू डी tan फाई हो गया, है ना, y इज इक्वल टू कितना होगा, डी tan फाई। अब दोनों तरफ डी फाई के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी वाई बाई डी फाई हो गया इधर, ये जो डी फाई बगल में दिख रहा है डी फाई, ये डी वाई बाई डी फाई था, है ना, डी वाई बाई डी फाई था जो कि इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और इधर जब डी बाई डी फाई किया तो डी तो कांस्टेंट था बाहर था, tan फाई का डी फाई कितना हो गया, सेक स्क्वायर फाई, tan फाई का डी बाई डी फाई किया तो सेक स्क्वायर फाई हो गया, और डी पहले से पड़ा हुआ था, और वो जो डी वाई बाई डी फाई था वो इधर मल्टीप्लाई में डी फाई आ गया, वहाँ डी वाई बचा, तो डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, डी मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। इसी तरह डायग्राम में देखो सेक फाई की वैल्यू कितनी होगी, आर अपॉन डी। सेक फाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस आर है और बेस क्या है, डी, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो सेक फाई कितना हो गया, आर अपॉन डी। ठीक है, यहाँ से आर इज इक्वल टू निकाल लो, तो डी मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा डी सेक फाई। अब ये आर की जो वैल्यू आई है डी सेक फाई, और ये जो वहाँ पे पुट कर देंगे, और जो डी वाई की वैल्यू आई है डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, दोनों को पुट कर देंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी वाई की जगह पे रख दिया डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, डी वाई की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू जो डी वाई की थी वो रख दिया पूरा, और साइन थीटा एज इट इज़ लिख दिया, और नीचे आर की जगह पे क्या रख दिया, डी सेक स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर थे इसलिए डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई हो गया, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई तो कैंसिल हो जाएगा, और डी स्क्वायर और डी, एक डी कम हो जाएगा तो नीचे एक डी बचेगा, है ना, एक डी नीचे बचेगा, एक डी कैंसिल हो जाएगा, और थीटा जो है वो 90 माइनस फाई। डायग्राम में देखो जो ट्राइंगल बन रहा है जिसमें थीटा भी है और फाई भी है ना, जो ट्राइंगल बन रहा है डी और आर से, डायग्राम में देखो डी से और आर से जो ट्राइंगल बन रहा है ना, पी से पी पॉइंट्स होता है, तो उसमें एक एंगल फाई है और एक एंगल थीटा, और एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तो उस वहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस फाई। तो थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, 90 माइनस फाई। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सारे एंगल फाई में है, सारा एंगल किस में है, फाई में, तो थीटा इंटीग्रेशन में फिर दो वेरिएबल हो जाएंगे, इसलिए हम लोग सब कुछ फाई में करेंगे, तो थीटा की जगह 90 माइनस फाई रख देंगे। अब देखो सेक स्क्वायर तो कट चुका था और डी भी एक कर कट गया था, तो क्या बचा ऊपर, सिर्फ डी फाई बचा, और साइन थीटा की जगह पे 90 माइनस फाई रख दिया, तो साइन 90 माइनस फाई अपॉन एक डी बचा, नीचे क्या बचा, एक डी बचा। अब साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस फाई कॉस फाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा लिमिट देखो माइनस, अब ये जो फाई है, डी फाई लिखा है ना यहाँ पे जो डी फाई है, ये एंगल डी फाई की मैक्सिमम अगर इसको बढ़ाएंगे नीचे की तरफ तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, बीटा, डी फाई की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, बीटा तक, और डी फाई नीचे की तरफ, और डी फाई की जो है मैक्सिमम वैल्यू ऊपर की तरफ कितनी जाएगी, अल्फ़ा, यानी टोटल नीचे जो मैक्सिमम एंगल बीटा तक गया, ऊपर मैक्सिमम एंगल कितना तक गया, अल्फ़ा तक। अल्फ़ा अगर पूरा एंगल मतलब कि हम लोग ऊपर वाले एंड तक पहुंच गए वायर के, अब बीटा एंगल पूरा अगर ले गए तो नीचे वाले एंड तक पहुंच गए, है ना।
अगर हम लोग बीटा एंगल तक पूरा चले गए, इसका मतलब वायर के निचले एंड तक पहुंच गए, और अल्फा एंगल का मतलब वायर के अपर एंड तक पहुंच गए। तो लोअर एंड से अपर एंड तक, ठीक है, लोअर एंड से लेकर अपर एंड तक पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर हम लोग डी फाई को, यानी फाई को अल्फा से लेकर बीटा तक, या नीचे वाले बीटा से लेकर अपर वाले अल्फा तक, यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, तो लिमिट क्या बनी, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस बीटा से लेकर अल्फा। माइनस बीटा मतलब नीचे साइड, और अल्फा का मतलब अपर साइड ना, वो जो मिड पॉइंट है उसके नीचे साइड माइनस बीटा एंगल है और ऊपर साइड अल्फा। तो लिमिट इंटीग्रेशन की माइनस बीटा से अल्फा हो गई, और बाकी डी फाई कॉस फाई डी है ना। तो अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया नीचे, अब अंदर सिर्फ कॉस फाई डी फाई बचा। तो कॉस फाई डी फाई, तो कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे फाई है तो साइन फाई हो जाएगा। कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई। तो अब लिमिट क्या है, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक। इट मीन्स फाई की जगह पे एक बार अल्फा रखेंगे और माइनस का साइन लगा के एक बार फाई की जगह पे माइनस बीटा रखेंगे। यही तो लिमिट का बताया था ना हमने, इंटीग्रेशन वाली वीडियो में जाकर देख लेना। तो एक बार साइन फाई की जगह साइन अल्फा हो जाएगा, और एक बार फाई की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा, ये लिमिट के रूल से हो गया कि फाई की जगह पे एक बार अल्फा एक बार माइनस बीटा, और बीच में माइनस। ये होता है लिमिट वाला, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिया। तो अब माइनस बीटा बाहर होकर क्या हो जाएगा, प्लस साइन बीटा हो जाएगा ना, वो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बन जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, है ना, कि कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P था जिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। स्पेशल केस अब देखो क्या है, इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड द point P lies at a distance d from the wire as shown in figure। अब जब ऐसा होगा, वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, अभी तो वायर की लेंथ हम लोग ने फिक्स लिया था कैपिटल L, है ना। अब लेकिन वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है, मतलब वायर की लेंथ खत्म ही नहीं हो रही है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो ऐसे केस में जब कोई इनफाइनाइट होता है, तो वो जो पॉइंट P जहाँ पे d डिस्टेंस पे जहाँ पे अल्फा बीटा बना हुआ है, यहाँ पे देखो इस जगह पे, हाँ, तो इस जगह पे जहाँ पे अल्फा बीटा है, तो अल्फा से हम लोग मिला ही नहीं पाएंगे, है ना। वायर का जब एंड ही नहीं है, तो वायर के दोनों एंड को मिलाने पर, ऊपर वाले एंड को मिलाने पर अल्फा आता था, नीचे वाले एंड को मिलाने बीटा। अब जब इनफाइनाइट हो गया तो वह अल्फा बीटा बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, उसका मैक्सिमम पॉइंट हम लोग क्या ले लेंगे, 90। क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है, जब दोनों लाइन क्या हो जाएगी, लगभग पैरेलल हो जाएगी, तो तभी तो इन्फिनिटी मिलती है। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90, और बीटा भी 90 ले लेंगे इस केस में। तो अल्फा और बीटा 90 पुट कर दो, साइन 90 प्लस साइन 90, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा। तो वो 2 से यहाँ जो 4 है वो कट जाएगा, तो 2 2 सा 4 कट जाएगा, तो नीचे 2 पाई डी बन जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो ये हो गया एक्सप्रेशन कि कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो उस वायर की वजह से किसी पॉइंट, किसी डिस्टेंस d पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये कौन सा केस है कि वायर की लेंथ बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट लगभग ना, तो तभी अल्फा और बीटा 90-90 हुआ। क्योंकि इनफाइनाइट पे जब इन्फिनिटी पे जाके चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। दो पैरेलल वायर हैं, उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और दोनों कहाँ मिलते हैं, इन्फिनिटी पे। तो ये आ गया बीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इससे क्या पता चलता है, बीटा जो है वो डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वायर से हम लोग जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। तो ये हो गया ग्राफ, डी बढ़ता जा रहा है, बी कम होता जा रहा है। डी जैसे से बढ़ेगा, बी क्या होगा, कम होगा। तो बी और डी के बीच का ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, जब वायर के बाहर हम लोग जितना दूर जाएंगे, ठीक। नाउ एम्पियर्स लॉ ऑफ, जो हमने बताया था उसका डेरिवेशन, एम्पियर्स लॉ क्या बताया था अभी जो शुरुआत के वीडियो में, जैसे वीडियो में शुरू हुआ था, तो एम्पियर्स लॉ लिखा था ना, कि एम्पियर्स लॉ ये होता है कि राइट हैंड में अगर हम लोग किसी वायर को होल्ड करें तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसको हम लोग इस डेरिवेशन से देखते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ से ये कैसे आ सकता है। ओके, तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। जैसे यहाँ पे लिखा ना, ऊपर देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी लिखा है, क्योंकि d डिस्टेंस पे कंसीडर करना था। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस क्या ले लें, l डिस्टेंस पे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल हो जाएगा d की जगह पे। जो पॉइंट है वो l डिस्टेंस पे ले लिया वायर से। अब ये 2 पाई एल उधर चलेगा, तो b इंटू 2 पाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, b इंटू 2 पाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये जो 2 पाई एल है, ये किसी वायर का अगर कोई सर्किल है,
कोई सर्किल का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा एलिमेंट, सर्किल के सरकमफ्रेंस का एक छोटा टुकड़ा अगर हम लोग ले लें और उसको पूरा इंटीग्रेट कर दो तो क्या बन जाए, सरकमफ्रेंस, है ना। तो dl है ना, dl का पूरा क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, b को अलग कर देंगे तो 2 पाई एल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dl। ये जो 2 पाई एल है इसकी जगह पे क्या लग सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dl। और जहाँ पे dl क्या है, सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा टुकड़ा, वायर मतलब जो सर्किल बन रहा है उस सर्किल का सरकमफ्रेंस का एक छोटा टुकड़ा dl, है ना। अब इस पे क्वेश्चन देख लो, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। अब मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लाऊंगा, मतलब कि यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि वायर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। तो करंट कितनी है, 100 मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, 1000 डिवाइड मतलब 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 10 की पावर -1। तो ये हो गया करंट की वैल्यू 10 की पावर -1 एम्पियर, मिली एम्पियर को कर दिया कन्वर्ट। और डिस्टेंस कितना डी है, डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बोला गया, तो 10 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड मतलब 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाए 10 की पावर -1 मीटर। अब देखो b इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इन केस ऑफ इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। तो ये फॉर्मूला हो गया, अभी हम लोग ड्राइव किया था ये फॉर्मूला। तो d की वैल्यू पुट कर दो, i की वैल्यू पुट कर दो, तो और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये होता है म्यू नॉट की वैल्यू, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। म्यू नॉट रख दिया, आई की वैल्यू रख दिया और डी की वैल्यू रख दिया 2 पाई, है ना, सब रख दिया। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 2 4 कट गया, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 कैंसिल हो गया। सब कुछ सॉल्व करने पर बी की वैल्यू फाइनली आ गई। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो देख के बताओ, है ना, ये सब कट गया, 2 2 4, तो कितना आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7 टेस्ला। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इनफाइनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। आई होप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ अंदाज़ा लग रहा हो कि हाँ किस तरह से करना है। ओके, नाउ मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ करंट कंडक्टर, इट मीन्स अब ये जो हम लोग केस ले रहे हैं तो कंडक्टर एक सॉलिड है, मतलब ठोस है ना, ठोस वायर, उसके अंदर हॉलो खोखला वायर नहीं है कि पाइप जैसा, एक सॉलिड वायर है, ठोस वायर है, ठीक है। तो अब मान लो कोई सॉलिड वायर कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल वायर है, हाँ, उसके अंदर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि अभी तो उसके बाहर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता किया कि किसी सॉलिड किसी वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है उसकी वजह से, लेकिन अब उस वायर के अंदर, जैसे कोई वायर है, ये देखो सिलिंड्रिकल वायर है, इस वायर के अंदर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी किसी पॉइंट पे। तो वायर की टोटल रेडियस तो कैपिटल आर, जैसे डायग्राम में देख पा रहे हो, वायर की पूरी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। और हम लोग को जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वो क्या होगा, किसी पॉइंट बी पे, है ना, बी डैश पे अंदर एक पॉइंट है जो स्मॉल आर, सेंटर से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, उस पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी इसलिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया जाता है क्योंकि करंट तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल पाइप है, उसमें से पानी फ्लो कर रहा है ना, तो अगर पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, मोटा पाइप है तो उसमें से ज़्यादा पानी निकलेगा। पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कम कंसिडर किया तो उसमें से कम पानी निकलेगा, है ना। पूरे पाइप के पूरे मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना पानी निकल रहा है, तो ज़्यादा पानी निकल रहा होगा। और पाइप का एक बीच में हमने छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर कर लिया तो वहाँ से कम पानी निकल रहा होगा, है ना। लेकिन चाहे जो भी पोर्शन हम लोग, लेकिन पानी की जो डेंसिटी है वो तो हर जगह बराबर होगी कि इतना पर यूनिट एरिया इतना ही पानी निकल रहा है। तो इसी तरह से पर यूनिट करंट भी जो होगी वो सेम होगी, चाहे वो छोटा क्रॉस सेक्शन ले चाहे बड़ा क्रॉस सेक्शन ले, यानी कि करंट अपॉन एरिया वो जो है वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि करंट की डेंसिटी सेम है। जैसे वाटर डेंसिटी सेम है तो वो चाहे छोटे एरिया में भी पर यूनिट एरिया उतनी ही वाटर फ्लो करेगा, उसी तरह से करंट भी छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी उतनी करंट फ्लो करेगी। तो जो करंट डेंसिटी है वो क्या होगा, पूरे वायर में हर जगह, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में हर जगह क्या होगी, इक्वल होगी। अब मान लो ये जो आर छोटा स्मॉल आर है, जितना हम लोग एरिया कंसिडर कर रहे हैं छोटा एरिया, उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, जहाँ, और एक बड़ा पूरा सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो छोटे जो रेडियस वाला जो सर्किल बन रहा है, स्मॉल आर वाला सर्किल जो बन रहा है,
उसमें से जो करंट फ्लो कर रही है वो टोटल करंट आई नहीं फ्लो करेगी क्योंकि एरिया कम है, तो उसमें से जो करंट फ्लो कर रही है उसको मान लें आई इनक्लोज्ड, उस करंट को क्या मान लें आई इनक्लोज्ड। तो आई इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो आई जितनी करंट फ्लो कर रही है उस छोटे सर्किल में से आर वाले, उसमें वो करंट डिवाइडेड बाय उस सर्किल का एरिया, तो उसका करंट डेंसिटी हो गई उस छोटे सर्किल की। और टोटल करंट क्या है आई है, तो और टोटल रेडियस कितनी है आर, कैपिटल आर, तो टोटल करंट अपॉन टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी करंट डेंसिटी पूरे वायर की हो गई। लेकिन करंट डेंसिटी तो हर जगह बराबर होती है, इसलिए दोनों एक आपस में इक्वल हो गए। तो करंट डेंसिटी ऑफ मिड पोर्शन स्मॉल आर वाला रेडियस वाला सर्किल का करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल आर वाला। ठीक है, अब हम लोग को इस पॉइंट P पे हम लोग को निकालना है, P पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, R डिस्टेंस पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, है ना। अभी हम लोग ने आई वाला देख लिया ना, आई इनक्लोज की वैल्यू कितनी आ गई थी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, पाई पाई कैंसिल हो गया था, अभी देखा हम लोग ने वहाँ पे। तो आई इनक्लोज की वैल्यू निकल चुकी है कि उस छोटे पोर्शन में करंट कितनी फ्लो करेगी। अब देखो बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब यहाँ पे D कितना है, स्मॉल आर, क्योंकि हम लोग को स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो P पॉइंट है वो कितनी दूरी पर कंसिडर किया है सेंटर से, स्मॉल आर, तो D की जगह पे क्या रख देंगे, स्मॉल आर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, और यहाँ पे स्मॉल आर वाले सर्किल के अंदर से करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई इनक्लोज, उस छोटी करंट का नाम क्या दिया हम लोगों ने, आई इनक्लोज। तो म्यू नॉट आई की जगह पे म्यू नॉट आई इनक्लोज हो गया, और 2 पाई आर D की जगह क्या, स्मॉल आर हो गया। तो म्यू नॉट, है ना। अब आई इनक्लोज की वैल्यू भी देखा था हम लोगों ने, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आई थी, इससे पहले अभी देखा था। तो आई इनक्लोज की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। सबको सॉल्व कर लो, तो एक ऊपर 2 आर है, नीचे 1 आर है, वो कट जाएगा, और नीचे जो ये कैपिटल आर स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। म्यू नॉट आई आर, एक आर तो कट गया स्मॉल आर वाला, और नीचे क्या बचा, 2 पाई आर स्क्वायर। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो बी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। यानी कि सेंटर से हम लोग जितना दूर जाएंगे, स्मॉल आर क्या था, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट कंसिडर किया था, वो स्मॉल आर था। तो स्मॉल आर अगर बढ़ेगा तो बी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, बढ़ रही है ना, क्योंकि बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, दिख रहा है फॉर्मूले से। और लेकिन बाहर वाले केस में क्या हुआ था कि हम लोग वायर से जितना दूर जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, कम हो रही थी ना, डी की क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अभी देखा था कि डी बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी, डी के बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी। लेकिन वो केस कौन सा था, वायर के बाहर, यानी वायर से हम लोग जितना दूर जा रहे हैं बाहर तरफ, तो डी के बढ़ने पर, दूरी के बढ़ने पर क्या हो रहा था, कम हो रही थी। और लेकिन वायर के अंदर हम लोग, वायर के अंदर आर जितना बढ़ रहा है, मतलब सेंटर से जितना दूर जा रहे हैं, तो आर की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू बढ़ रही थी। यानी शुरुआत में जब तक वायर के अंदर है तो बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी बी आर के बढ़ने पर बढ़ेगा। लेकिन सरफेस पे जाके बी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और सरफेस से फिर जब बाहर, सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाएंगे तो बी की वैल्यू कम होने लग जाएगी। यानी शुरुआत में तो बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जब इन केस ऑफ इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, और जब कंडक्टर के बाहर निकल के और दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, बी की वैल्यू इन्वर्सली हो जाएगी, डी वाला ना फॉर्मूले से, तो फिर बी की वैल्यू कम होने लग जाएगी। पहले बी बढ़ा फिर कम हुआ, तो ये ग्राफ है मैक्सिमम